नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना। नोटबंदी को लागू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट का चलन बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बताया था। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं कुछ लोगों ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि काले धन पर रोक लगाने के लिए यह पहला मौका नहीं था जब देश में नोटबंदी की गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के ही इसे लागू कर दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा और काला धन पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाए। लेकिन आज नोटबंदी के 2 साल बाद सरकार ने कहा है कि नोटबंदी के आलोचकों के पास आधी अधूरी और गलत जानकारियां हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी का मकसद नोट जब्त करना नहीं था, इसका लक्ष्य कैश को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करना था और बड़े पैमाने पर कैश रखने वाले लोगों को टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना था। सरकार ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद से न सिर्फ काले धन में कमी आई, बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस और टैक्स कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में बड़ी मात्रा में रुपया जमा हुआ है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। आज के विशेष में बात करेंगे नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर सरकार और विपक्ष ने क्या कहा, साथ ही नोटबंदी से हुए फायदों को भी जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि इससे पहले कब कब हुई है नोटबंदी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दो साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद हो गए थे। आज नोटबंदी के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रही है। हालांकि विपक्षी दलों की राय इससे अलग है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर इसे एक सफल फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 2 साल में काले धन में कमी आई है। साथ ही पिछले 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार में उपलब्ध बड़े नोटों की संख्या कुल नकदी का 86% था और ये काले धन को बढ़ावा दे रहा था। ज्यादातर कारोबार और लेन देन ब्लैक मनी के जरिए हो रहा था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले भारत में कैश आधारित अर्थव्यवस्था चलन में थी और इसके चलते कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। Today, we've completed 2 years after the Prime Minister announced the historic step of demonetization of the high-value currency. Obviously, it was required because high-value currency occupied almost 86% of India's cash currency. India was predominantly a cash-dominated economy, and a cash-dominated economy suffers from many challenges. Cash has anonymity. Its owner is not known to the system. Therefore, it prevents a formalization of the economy. Cash evades taxes, the result of which was that India's taxation base, both in direct taxes and indirect taxes, was very narrow. Cash goes directly opposite to the global trend of digitization of financial transactions. So transactions take place outside the banking system. And it's a cumbersome process to handle. It encourages black money. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ। बैंकिंग सेक्टर और अन्य काम के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हुआ। नोटबंदी के बाद लोग बैंक में रुपया जमा करने पर मजबूर हुए।
उन्होंने नोटबंदी का मकसद बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी के रुपए को जब्त करना नहीं, बल्कि ये पता लगाना था कि किन किन लोगों के पास बड़ी मात्रा में काला धन है। Demonetization was a key step. You had anonymous amount of cash currency operating in the system, mainly through high value currency. People were compelled to make deposits. Our object was not to confiscate their resources or money, but to find out who is keeping an illegitimate non-tax paid money. Deposit in the banks ended the anonymity of this money. Its owner got identified. And about close to 18 lakh such assessees whose deposits were disproportionate to their declared income were identified. अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में पैसा बैंकों में जमा हुआ और इससे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिला और टैक्स का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन पैसों को देश के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया गया। Once monies went into the banks because of this debt, immediately the deposits in the mutual funds increased because these were then deposited by people into the mutual funds, which was used for more productive areas of the economy. And this helped the whole system in generating economic activity. वहीं नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान जारी कर नोटबंदी को बिना सोच समझकर उठाए गए कदम कहा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई खास लाभ नहीं मिला और इससे समाज के ज्यादातर लोग प्रभावित हुए। छोटे और मझोले उद्योगों को इससे फायदा नहीं मिला। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काला धन अब तक वापस नहीं आ पाया है। Today is November 8, the second anniversary of the infamous demonetization. As you have reported in the past, none of the 3 objectives declared by the Prime Minister on November 8, 2016 was achieved. Demonetization did not put an end to generation or use of black money. और जिस देश की अर्थव्यवस्था 90% असंगठित क्षेत्र पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे चलती हो, उसमें नकदी की आवश्यकता रहती है और दुनिया का कोई देश नहीं है, बड़े देश, अमीर देश, गरीब देश, जहां पे नकदी में ट्रांजैक्शन नहीं होती, नकदी में व्यापार नहीं होता या लोग अपने पास कुछ नकदी नहीं रखते। हालांकि सरकार ने इन सब आरोपों को आधारहीन बताया है। सरकार का दावा है कि नोटबंदी से न सिर्फ काले धन पर लगाम लगा है, बल्कि इसके चलते टैक्स रेवेन्यू और टैक्स भरने वालों की तादाद भी बड़ी संख्या में बढ़ी है और देश की अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा हुआ है। आकाश पोपली और अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के 2 साल बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर चर्चा के केंद्र में है। आजादी के बाद से ही देश की जनता एक ऐसे फैसले और नीति की बाट जो रही थी जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और एक साफ सुथरे तंत्र को विकसित करे। नोटबंदी के फैसले से सरकार ने लोगों की इसी आकांक्षा को पूरा करने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हुई, अधिक राजस्व मिला, गरीबों के लिए अधिक संसाधन मिले, बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ और नागरिकों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। आइए नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव पर नजर डालते हैं। नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर बाकायदा पोस्ट लिखकर इसके मकसद और उपलब्धियों की जानकारी दी। नोटबंदी का प्रभाव शीर्षक से लिखे गए इस लेख में अरुण जेटली ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था को औपचारिक या दुरुस्त करने की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए गए महत्वपूर्ण फैसलों में से एक करार दिया। अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका को समझाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा कि भारत नकद वर्चस्व वाली अर्थव्यवस्था थी। नकद लेन देन में लेने वाले और देने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता।
इसमें बैंकिंग प्रणाली की भूमिका पीछे छूट जाती है और साथ ही टैक्स सिस्टम भी बिगड़ता है। नोटबंदी ने नकद धारकों को सारा कैश बैंकों में जमा करने पर मजबूर किया। बैंकों में नकद जमा होने और किसने जमा किए ये पता चलने से 17,42,000 संदिग्ध खाता धारकों की पहचान हो सकी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बैंकों में ज्यादा धन जमा होने से बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में भी सुधार हुआ। आगे निवेश के लिए इस धन को म्यूचुअल फंड में बदल दिया गया। ये कैश भी औपचारिक प्रणाली का हिस्सा बन गया। 2016 से 17 और कुछ हद तक 17 से 18 में एक बहुत बड़ा जंप आया बैंक्स के डिपॉजिट्स में। तो डिपॉजिट्स जब उन बैंक के पास ज़्यादा आते हैं, हालांकि बैंक्स के लिए डिपॉजिट एक लायबिलिटी बनता है, तो उनको करस्पॉन्डिंगली बैकअप करने के लिए एक एसेट का ज़रूरत होता है। तो बैंक्स के कर्ज देने का जो क्षमता है उस पर ज़रूर वृद्धि हुआ है कि बैंक्स के पास अभी कैपेसिटी है कि वो उस डिपॉजिट के अगेंस्ट मनी क्रिएशन कर सकते हैं। नोटबंदी के विरोध में यह तर्क दिया गया कि लगभग पूरा नकद बैंकों में जमा हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस तर्क को दुर्भाग्यपूर्ण आलोचना करार दिया। उनका कहना था कि नोटबंदी का उद्देश्य नकदी की जब्ती नहीं था। नोटबंदी का उद्देश्य था कैश को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल कराना और कैश धारकों को टैक्स सिस्टम में लाना। नोटबंदी से लेन देन की प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन में भी मदद मिलेगी। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस 2016 में लॉन्च किया गया। यूपीआई के जरिए 2 मोबाइल धारकों के बीच वास्तविक समय में भुगतान संभव है। इसके जरिए हुआ लेन देन अक्टूबर 2016 के 50 करोड़ रुपयों से बढ़कर सितंबर 2018 में 598 अरब रुपए पहुंच गया। इस समय करीब 1.25 करोड़ लोग लेन देन के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीम ऐप के जरिए लेन देन सितंबर 2016 के 2 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2018 में 70.6 अरब रुपए हो गया। जून 2017 में यूपीआई के जरिए कुल हुए लेन देन में भी भीम ऐप की हिस्सेदारी करीब 48% है। रुपे कार्ड का उपयोग पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स दोनों में किया जाता है। इसके जरिए पॉइंट ऑफ सेल में नोटबंदी से पहले 8 अरब रुपयों का लेन देन हुआ था। वहीं सितंबर 2018 में यह बढ़कर 57.3 अरब रुपए हो गया। ई कॉमर्स में ये आंकड़ा 3 अरब रुपयों से बढ़कर 27 अरब रुपए हो गया। आज हालात ऐसे हैं कि यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वदेशी भुगतान प्रणाली के आगे वीजा और मास्टर कार्ड भारतीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान में यूपीआई और रुपे की हिस्सेदारी अब 65% तक पहुंच चुकी है। डिजिटलाइजेशन में सच में काफी फर्क आया है। और अगर हम एनपीसीआई का जो डेटा है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन का अगर डेटा देखें, तो उसमें आप सच में ही काफी छलांग आया है। हालांकि ये बात है कि भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सच में डिजिटलाइजेशन की तरफ एक चीज जो बहुत हुआ कि लोगों के बीच में एक नॉलेज आ गया। लोग पहचान गए कि भाई ये भी एक रास्ता है जिसके थ्रू से हम चल सकते हैं। नोटबंदी से कर का आधार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नोटबंदी का प्रभाव व्यक्तिगत इनकम टैक्स कलेक्शन पर भी देखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स कलेक्शन में 20.2% बढ़ोतरी देखी गई। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी 19.5% अधिक रहा। नोटबंदी से 2 साल पहले प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में 6.6% और 9% की सालाना वृद्धि हुई। वहीं नोटबंदी के बाद के 2 वर्षों यानी 2016-17 में प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में 14.6% और 2017-18 में 18% की वृद्धि दर्ज हुई। 2017-18 में इनकम टैक्स रिटर्न 6.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। इस साल 31 अक्टूबर तक 5.99 करोड़ का रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की इस तारीख तक की तुलना में 54.33% अधिक है। इस साल 86.35 लाख नए करदाता भी जुड़े हैं। मई 2014 में जब एनडीए सरकार आई, तब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की कुल संख्या 3.8 करोड़ थी। एनडीए सरकार के पहले 4 साल के कार्यकाल में ये संख्या बढ़कर 6.86 करोड़ हो गई। सरकार का दावा है कि एनडीए सरकार के 5 साल पूरा होने तक करदाताओं की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें तो अब क्या था कि जब आपका डीमोनेटाइजेशन आ गया
उसका एक ये चीज़ हुई है कि जो सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 2 से 3 लाख करोड़ तक की जो ब्लैक मनी थी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ गई है। तो जब ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था के अंदर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन आ गई है तो जरूर उससे जो हमारे टैक्सेस की तरफ बढ़ावा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया। नोटबंदी और जीएसटी से नकद लेन देन बड़े पैमाने पर खत्म हुआ है। डिजिटल लेन देन में बढ़ावा से अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा और अप्रत्यक्ष कर से जुड़े करदाताओं की संख्या बढ़ी। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं का आंकड़ा पहले के 60,40,000 से बढ़कर 1,20,00,000 हो गया। नेट टैक्स के हिस्से के रूप में दर्ज वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खपत बढ़ी। इससे अप्रत्यक्ष कर वृद्धि को बढ़ावा मिला है, जिसका केंद्र और राज्य दोनों को फायदा हुआ है। जीएसटी के बाद प्रत्येक राज्य को हर साल कराधान में 14% की वृद्धि हो रही है। 2014-15 में जीडीपी अनुपात पर अप्रत्यक्ष कर 4.4% था। जीएसटी के बाद ये कम से कम 1% अंक बढ़कर 5.4% हो गया है। छोटे करदाताओं को 97,000 करोड़ रुपए, जीएसटी निर्धारकों को 80,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आयकर राहत देने के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की दरें कम की गई हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। टैक्स बेस का विस्तार किया गया है। प्री जीएसटी 31% कर दायरे में आने वाली 334 वस्तुओं पर कर कटौती की गई है। डिमोनेटाइजेशन के बाद इनकम टैक्स पेयर्स में काफी इजाफा हुआ, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि डिमोनेटाइजेशन के करीब 2 क्वार्टर के बाद ही जीएसटी भी आ गया था और एक्सपर्ट्स में ये द्विमत है कि वेदर डिमोनेटाइजेशन से हुआ था या जीएसटी से हुआ था, क्योंकि जीएसटी के चलते बहुत सारे लोग जो पहले टैक्स के ग्रुप में नहीं थे, ये टैक्स पेयर्स नहीं थे, सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स में, वो टैक्स नेट में आ गया। सरकार का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी से मिले संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के विकास के लिए किया गया है। हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, हर घर बिजली पहुंच रही है, ग्रामीण स्वच्छता दायरा 92% पहुंच चुका है। 8 करोड़ गरीब घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचा है। सब्सिडी वाले भोजन पर 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसानों के लिए एमएसपी में 50% की वृद्धि के साथ ही और फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण होने का ही असर है कि 13 करोड़ उद्यमियों को मुद्रा लोन मिला है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के 2 साल हो गए हैं। 2016 में 8 नवंबर की रात प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। आइए देखते हैं कैसा था मोदी सरकार का नोटबंदी का ये ऐतिहासिक फैसला। साल 2016 का नवंबर महीना, देश अपनी चाल से चल रहा था। लोग अपने आम जीवन में मशगूल थे। पाकिस्तान से सीमा पर तनाव बरकरार था। शाम होते होते अचानक खबर आई कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। आखिर वो ऐसी क्या बात थी जिसका खुलासा प्रधानमंत्री अचानक देश के सामने करने वाले हैं? सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर जगह अजीब सा कोलाहल था। रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ। ये वो विरला पल था जब समूचा देश टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम इस औचक संबोधन को सुन रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश से कुछ नीतिगत फैसलों को साझा करने वाले हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत तमाम झंझावातों के बावजूद वैश्विक पटल पर उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से की। और फिर प्रधानमंत्री ने वो ऐलान किया जिससे पूरे देश में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि उसी दिन रात 12 बजे से 500 और 1,000 रुपए के नोटों को भारतीय अर्थव्यवस्था के चलन से बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दें। प्रधानमंत्री ने इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण गिनाए। ये थे काले धन को समाप्त करना, जाली नोटों की समस्या को हल करना और आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों को बंद करना। 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। भारतीय इतिहास में अर्थव्यवस्था से जुड़ा ये सबसे बड़ा नीतिगत फैसला था। इस फैसले से आने वाले कुछ महीनों तक लोगों को आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती थीं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जो लोग 30 दिसंबर 2016 तक किन्हीं कारणों से नोट नहीं बदलवा पाए, उन्हें एक आखिरी मौका और दिया जाएगा। किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। 11 नवंबर की सुबह देश भर के बैंकों के बाहर रिकॉर्ड कतारें देखने को मिली। जगह जगह लोग अपनी परेशानियों का जिक्र करते भी सुनाई दिए गए, तो कई लोगों ने परेशानियों के बावजूद सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत किया। सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए वक्त के साथ 8 नवंबर के पुराने फैसलों में कुछ परिवर्तन भी किए। 8 नवंबर को सरकार ने कहा था कि बैंकों से 4000 रुपए तक के पुराने नोट एक दिन में बदले जा सकते हैं। जबकि परेशानी बढ़ी तो 30 नवंबर को इस सीमा को बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया। 15 नवंबर को लेन देन करने वालों की उंगलियों पर स्याही लगाने का नियम बना। 17 नवंबर को 4500 रुपए की सीमा घटाकर 2000 रुपए कर दी गई। 24 नवंबर को विदेशियों के लिए प्रति हफ्ता 5000 रुपए तक विदेशी मुद्रा बदलने का नियम बना और इसी दिन ये नियम भी बना कि पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक में ही बदले जा सकेंगे। शुरुआत में कई जगहों पर पुराने नोट चलाने की छूट दी गई। इसमें मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर सरकारी अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में बिल भुगतान शामिल थे। शुरुआत में 11 नवंबर, फिर 14 नवंबर, फिर 18 नवंबर, फिर 24 नवंबर और आखिर में 2 दिसंबर तक टोल टैक्स में छूट दी गई। टोल टैक्स में छूट के चलते सरकार को इस दौरान 1238 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि केवाईसी बैंक खाते वाले किसान प्रति हफ्ते 25,000 रुपए तक नकदी बैंकों से निकाल सकते हैं। साथ ही पुराने 500 रुपए के नोट पर वो सरकारी दुकानों से बीज भी खरीद सकते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार को कई आर्थिक विशेषज्ञों, विपक्ष और पत्रकारिता से जुड़े लोगों की कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार लगातार भरोसा जताती रही कि नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला आने वाले दिनों में एक नए भारत की इबारत लिखने जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के 2 साल बाद भी इस बात पर चर्चा जारी है कि इससे देश को क्या फायदे और नुकसान हुए। 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो देश में सारे लोग चौंक गए थे, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था जब सरकार ने विमुद्रीकरण का फैसला किया हो। इससे पहले मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली जनता पार्टी की सरकार में ऐसा ही कदम उठाया गया था। आप देखिए रिपोर्ट, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था तो उससे ठीक पहले अंग्रेजों ने एक घोषणा की। जनवरी 1946 को 1000 और 10,000 रुपए के नोट को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह पहला कदम था जिसमें विमुद्रीकरण की नीति लागू की गई हो। 11 साल पुराने रिजर्व बैंक ने कई वजहों से यह फैसला लागू किया, लेकिन साल भर बाद जब भारत आजाद हुआ तो बड़ी परियोजनाओं से लेकर कई काम ऐसे थे जिन्हें अंजाम दिया जाना था। नतीजतन 1954 में रिजर्व बैंक ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट को चालू किया। उसके बाद से ये नोट दशकों चलन में रहे। 1946 के अंदर देश की आज़ादी से पहले 10,000 का नोट, 5,000 का नोट और 1,000 के नोट को डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जो कि 1938 के अंदर उनको लागू किया गया था। ये तो हमारे देश में
हमारी स्वतंत्रता से पहले का है। फिर उसके बाद 1954 के अंदर फिर दोबारा इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 10,000, 5,000 और 1,000 का जो नोट आ गया था। 1970 के दशक में देश को कई बार उथल पुथल से गुजरना पड़ा। आपातकाल के बाद जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी थी। जनता पार्टी की तरफ से उस वक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। काले धन के खिलाफ कार्रवाई का उन पर काफी दबाव था। सरकार की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद काले धन पर लगाम नहीं कसी जा रही थी। फिर जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़ा फैसला लिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि अब से 5,000 और 10,000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। 16 जनवरी 1978 को ये घोषणा हुई और बड़ी करेंसी को बदलने के लिए सिर्फ उसी दिन का वक्त दिया गया। 17 जनवरी 1978 से जिसके पास पैसे पड़े थे उनके पास बैंकों में जाकर नोट बदलने का भी विकल्प नहीं बचा। धनी वर्गों में उस वक्त हाहाकार मच गया। उसके बाद से लेकर अब तक कभी भी 5,000 और 10,000 रुपए के नोट भारत में नहीं देखे गए। हालांकि जानकारों का मानना है कि मोरारजी देसाई के उस कदम से काले धन पर कोई कारगर लगाम नहीं लग पाई। फिर जब 1978 के अंदर जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो भी चाहते थे और उनकी इसको जो फिर से उसको डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाए। तो वैसे तो उस समय में जो आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उसका विरोध भी कर रहे थे, पर उस वक़्त भी इसको 10,000 का नोट, 5,000 का नोट है, जो 1,000 का नोट जो है डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। असल में उस दौर में 5,000 और 10,000 रुपए के नोट आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। बड़े उद्योगपतियों के पास ही इस तरह के नोट हुआ करते थे। इसलिए मोरारजी देसाई की नोटबंदी आवाम के जहन से दूर हो गई है। लेकिन बीते साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई तो ज्यादा बड़ी आबादी तक इसका असर हुआ। ये उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सबकी पहुंच में था। लिहाजा काला धन रखने वाले बड़े छोटे सभी तबके इसकी जद में आ गए। 1978 के बाद से देश की आर्थिक नीति में काफी बदलाव आया। असल में 1990 में जब अर्थव्यवस्था को खोला गया तो आर्थिक नीति में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव रहा। लेकिन नोट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 38 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नई घोषणा की। इसके बाद सरकार ने 500 और 2,000 के नोट जारी किए। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन 1,000 रुपए के नोट अब तक जारी नहीं हो पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।